आप करके देखिए 5 मिनट हो गए सही और इंटरनेट हेलो हेलो sir, you can share screen now. Okay, can you see this? Yes sir. Okay. So that's about the microfluidics. Now let's get to magnetic micromanipulation. So in magnetic micromanipulation, magnetic field is used. तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स में जब करंट पास करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस फील्ड को इस्तेमाल करके आप छोटे आयरन पार्टिकल्स को मूव कर सकते हैं और यही आयरन पार्टिकल रोबोट की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी रोबोट जो है वो उससे आई सर्जरी की जा सकती है या ब्रेन सर्जरी की जा सकती है। तो इस तरह का देखिए ये सारे टेक्नोलॉजीज अभी भी इस पर रिसर्च किया जा रहा है, अभी भी इसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है, ये क्लिनिकल स्टेज में नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए यह रिसर्च का विषय है। ठीक है, तो दूसरा जो टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक मैनिपुलेशन का उसे मैग्नेटोटैक्सिस कहते हैं या मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर आयरन नैनो पार्टिकल्स इनफिल किए जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिर मूव करने लगता है। तो जैसे ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स इसके फील्ड के अंदर होंगे और उसके बाद वो बैक्टीरिया जो है वो फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है कि एक कॉइल के सेट से आप पूरे एरिया में एक ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। वैसे आप बहुत छोटे मैग्नेट्स बना सकते हैं।
600 माइक्रोन के विड्थ का, और ऐसे उसके एरे बनाकर और फिर उसके बाद आप मैग्नेटिक पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल मटेरियल साइंस में काफी किया जाता है, किसी भी मटेरियल का सरफेस टेक्सचर जांचने के लिए। तो इसमें होता यह है कि एक कैंटिलीवर होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो जानते होंगे कि एक कैंटिलीवर कैसे काम करता है। उसमें एक सपोर्ट होता है, जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हैं यहाँ की एक सपोर्ट है, और ये फ्री एंड है, और इसमें एक पॉइंटर होता है यहाँ पर, और इस जगह पर यहाँ जो पीछे है, इस पॉइंटर के पीछे एक मिरर अरेंजमेंट होता है, और इसके ऊपर एक लेजर शाइन करता है जो रिफ्लेक्ट होकर एक फोटो डिटेक्टर के ऊपर गिरता है। फोटो डिटेक्टर सेट ऑफ डायोड्स होते हैं, तो जब फोटो डायोड्स होते हैं, फोटो एक्टिव डायोड्स, यानी जब उस पर लाइट गिरता है तो वो एक सिग्नल देता है। तो अब इसमें होता ही है कि जैसे ये जो टिप है, इसको जब एक मटेरियल जिसमें बहुत ही छोटे नैनोमीटर लेवल के फीचर्स हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो टिप है, इस तरह के टिप जो है, ये जब इस पर मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये लेजर फोटोडायोड के ऊपर एक पैटर्न बनाएगा, और यही पैटर्न जो है यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, इसी पैटर्न से हम ये बता सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है जिसके ऊपर ये टिप मूव कर रहा है। तो यही टेक्नोलॉजी है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की। इसकी रिजोल्यूशन 20 नैनोमीटर तक होती है, जो डिफ्रैक्शन लिमिट से भी ज्यादा होती है। जैसे लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ जो है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ, वो कुछ 300-400 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो उसकी डिफ्रैक्शन लिमिट हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर में होती है। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम 20 नैनोमीटर तक का रिजोल्यूशन उतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी पता कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इसी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन में भी होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टिप मैंने आपको दिखाया है, बाय द वे, ये जो टिप होते हैं, इसकी ज्योमेट्री, इसका जो टिप होता है, इसका डायमेंशन सेवरल नैनोमीटर्स का होता है। तो इसको जब हम किसी सेल के ऊपर स्टिक कर देते हैं और उसके बाद फिर पीजो यूज करके, पीजो का इस्तेमाल करके जब इसको हम पुल करते हैं, तो हम इससे सेल का बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसका इस्तेमाल सेल के अंदर का जो मटेरियल है, जैसे डीएनए और आरएनए, उसको सैंपल करने के लिए, जिसका इस्तेमाल आप अभी जो जैसे सेल वायरल लोड और ये सब चीज मेजर करने के लिए करते हैं, उसमें भी किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टिप जो है वो सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये टिप बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर लेवल का, और इससे आप डीएनए और आरएनए पुल कर सकते हैं और इसको फिर एक पीसीआर ट्यूब में डालकर और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे ही एएफएम और माइक्रोफ्लूइडिक्स के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इस माइक्रोफ्लूइडिक ट्यूब के अंदर, चैनल के अंदर, यहाँ सेल्स अंदर जाते हैं और इसमें एक लेटरल परफोरेशंस बने हुए हैं, तो उसकी वजह से इधर एक फ्लो जनरेट होता है, और इस फ्लो की वजह से ये जो चैनल्स है, जो कि बड़े लेवल पे इस तरह से दिखते हैं जूम करके, इसमें सेल्स अटक जाते हैं, और इस अटके हुए सेल के अंदर फिर हम इस तरह के एएफएम टिप का इस्तेमाल करके हम डीएनए और आरएनए उसमें से पुल कर सकते हैं और उसका पीसीआर कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोपिपेट एस्पिरेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग बहुत छोटे पिपेट, आपने पिपेट का इस्तेमाल केमिस्ट्री लैब में किया होगा,
तो उस जब उसका डायमेंशन माइक्रोन लेवल का होता है तो उससे हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे सेल के ऊपर आप पिपेट लगाकर उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को पुल कर सकते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स को पुल कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा वो चीज। वैसे ही सेल का प्रॉपर्टीज निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक सक्शन फोर्स, सक्शन प्रेशर यहाँ पे लगाएं तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा उस डिफॉर्मेशन से आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसके अलावा बायो हाइब्रिड एक्चुएशन भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, उसके विंग्स आप कह सकते हैं, या उसमें स्विम करने के लिए हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फ्लैजिला कहा जाता है। तो ये फ्लैजिला को एक मोटर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया रैंडमली मूव कर रहे हैं, राइट। उनके जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि ये किस तरीके से इसमें हेयर्स होते हैं और ये मूव करते हैं। ये फूड को सीक करते हैं, जहां पर कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा ये उस डायरेक्शन में जाएंगे, या किसी एक केमिकल का कंसेंट्रेशन होगा वहां होगा। तो अगर हम इस तरह के बैक्टीरिया को स्टिक कर दें एक माइक्रो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पर और फिर केमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस करें, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका साइज स्केल माइक्रोन लेवल का होगा वो उसे एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए हैं जिसमें मेम्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं और उस पे बैक्टीरिया को चिपका कर फिर इसको रोटेट करते हैं और उस वो एक मोटर की तरह काम करता है, माइक्रो मोटर की तरह, ठीक है। तो ये तो सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें से हमने कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपने लैब में कुछ रिसर्च रिजल्ट प्रोड्यूस किया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहला रिसर्च जो है वो ऑप्टिकल ट्वीजर्स का इस्तेमाल करके किया गया है। तो ओरिजिनली ऑप्टिकल ट्वीजर्स का इस्तेमाल सेल को मूव करने के लिए करते थे, लेकिन उसके साथ एक समस्या ये थी कि जो लाइट होता है, लाइट का इंटेंसिटी सेल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे लेजर बीम में कुछ मिलीवॉट्स की लाइट को इस्तेमाल करके हम एक सेल को ट्रैप करते हैं, और सेल का डायमेंशन आप समझ सकते हैं 5 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। तो जो लाइट की इंटेंसिटी उतने एरिया में कंसेंट्रेटेड हो जाती है, मिलीवॉट इन 10 माइक्रोमीटर area, that will be of the order of 10 to the power 8 watt per meter square. So much of light intensity is seen by the cell and cell dies because of that. This phenomena is known as photo damage. तो फोटो डैमेज की वजह से हम सेल को मूव तो कर पाते हैं, लेकिन फोटो डैमेज की वजह से उससे कुछ यूजफुल काम नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने देखा कि अगर हम डायरेक्टली सेल को ट्रैप करते हैं तो कई सारे सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उसको पुश करते हैं, पुश का मतलब एक ग्लास बीट को पहले ट्रैप करें और उससे सेल को पुश करें, या एक ग्लास बीट को ट्रैप करें और उससे एक दूसरे ग्लास बीट को पुश करें और उसके थ्रू सेल को पुश करें, तो हम सेल से लाइट के बीच की दूरी जो है, ये जो कोन आप देख रहे हैं ना, ये लाइट है एक्चुअली, राइट, जो मैंने आपको दिखाया था। तो उसके बीच की दूरी हम बढ़ा सकते हैं, और उस दूरी बढ़ने की वजह से जो सेल डेथ है वो कम होता है, ज्यादा सेल जो है वो अलाइव रह पाते हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यही मेन आइडिया था। इस आइडिया को मैं आपको सीधा कुछ इसका रिजल्ट ही दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक माइक्रोस्कोप है और यहाँ सैंपल रखा होता है जिसके ऊपर लाइटिंग करते हैं, और फिर लेजर का ट्रैप बनाकर हम उसको मूव करते हैं, और उसको मूव करने के लिए, एक डिजायर्ड वे में मूव करने के लिए एक इमेज प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिससे आप पता लगा सके कि सेल है कहाँ और उसको कहाँ मूव करना है। तो उस इमेज प्रोसेसिंग के बाद हम एक एल्गोरिदम डेवलप किए हैं जिससे कि हम सेल को मूव कर पाते हैं। तो मैं उसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये है वो एल्गोरिदम जिससे हम उसको पुश कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जो ये W1 जो आपको दिख रहा है ये एक यीस्ट सेल है, और ये जो परफेक्ट स्फीयर यहाँ दिख रहे हैं
वो ग्लास बीड्स हैं, ग्लास बीड्स या सिलिका बीड्स। तो सिलिका बीड्स को हम लेजर से डायरेक्टली ट्रैप करते हैं और उससे इस यीस्ट सेल को पुश करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हम यीस्ट सेल को डायरेक्टली लेजर से नहीं ट्रैप कर रहे हैं, बल्कि इससे पुश कर रहे हैं, जिससे कि सेल की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, यानी ये माइक्रोस्कोप में जैसा दिखता है उसी की वीडियो लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो एल्गोरिथम मैंने आपको दिखाया, उस एल्गोरिथम के इस्तेमाल से हम ये ट्रैप कैसे मूव करना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके मूवमेंट से हम सेल को भी मूव कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं ग्लास बीड्स का, मतलब रेक्टेंगुलर एंड हेक्सागोनल, 2 बीड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेल जो है वो अंदर पार्टिकल के अंदर चला जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, दरअसल ये ऊपर के प्लेन में आ जाता है, क्योंकि हम इसको तो ऊपर से देख रहे हैं और ये फोकल प्लेन में इसको फोकस किया गया है। तो जब ये बहुत तेज जाता है तो जो सेल है वो इसमें से स्लाइड होके फोकल प्लेन से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो लगता है जैसे इसके साथ कोलाइड कर रहा है, बट एक्चुअली ये इसके अंदर ही है। तो इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए हम इनडायरेक्ट पुशिंग भी करते हैं। तो इनडायरेक्ट पुशिंग में आप देख सकते हैं कि इस यीस्ट सेल को हम इस ट्रैप्ड बीड से अनट्रैप्ड बीड को पहले पुश करते हैं और उसके थ्रू इस सेल को पुश करते हैं। तो इससे जो लाइट है, यहाँ पर लाइट है, उससे और सेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इससे सेल की लाइफ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ट्रैप के, ये हमारा एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरमीडिएट बीट के हेल्प लेकर ये जो ट्रैप है ये इस बीट को पुश करता है और इसको वो डिजायर्ड सेल को वो डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचा रहा है, W1 तक पहुंचा रहा है। इसके बाद हमने इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल और भी बड़े सेल्स के ऊपर किया, जैसे ये डिक्टियोस्टीलियम सेल है, इससे पहले मैंने यीस्ट सेल दिखाया था। तो डिक्टियोस्टीलियम सेल में ये 2 बीड्स ट्रैप्ड बीड है और ये अनट्रैप्ड बीड है, और इससे हम इस बड़े सेल को भी पुश कर पाते हैं। इस सेल का साइज कुछ 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये जो बीड्स हैं इसके साइज लगभग 5 माइक्रोमीटर है। तो इसको हम डिजायर्ड लोकेशन G तक पहुंचा पाते हैं, और इससे हम और भी कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम बड़े सेल्स को रोटेट भी कर सकते हैं, हम बड़े सेल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ काम मैग्नेटिक मैनिपुलेशन पर भी किया है। तो मैग्नेटिक मैनिपुलेशन का आइडिया ऐसे है कि जैसे लाइट है, लाइट का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो कुछ भी करें, अगर हम इनडायरेक्टली भी पुश करते हैं तो भी कुछ हद तक लाइट सेल के अंदर जाती है और उसको किल कर देती है या उसको हेल्थ खराब कर देती है। तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सेल के हेल्थ पर इफेक्ट जो है वो इतना बुरा नहीं होता जितना लाइट का होता। तो इसमें आइडिया ये है, पहले हम आइडिया समझते हैं फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। So here you have this cell and this cell has to be sent to the goal location. So we put these 4 electromagnets. You know what is electromagnet? You have this current carrying coils around the core, and then when you pass the current, some magnetic field will produce. But you know that cell under the influence of magnetic field will not move because cell is not magnetic, right? So we put a micro robot which is iron particle. ये जो माइक्रो रोबोट है वो एक आयरन पार्टिकल होता है। अब यहाँ आयरन पार्टिकल रखने के बाद हम इस तरीके से करंट को चेंज करते हैं इसके अंदर, जिससे कि ये माइक्रो रोबोट सेल को गोल तक पहुंचा दे। ठीक है, तो ये है आइडिया इसका। इसमें हम यहाँ माइक्रोस्कोप रखते हैं और इस माइक्रोस्कोप में कैमरा लगाते हैं, उससे इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, और इमेज प्रोसेसिंग से हम ये पता करते हैं, हमारा कंट्रोल एल्गोरिथम डेवलप करते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि करंट कितना होना चाहिए इसके अंदर, और उससे हम इस तरह का ऑपरेशंस करते हैं। तो
यहाँ पर बेसिक आइडिया यही है कि हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये गवर्निंग इक्वेशंस है उसके। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स, right? And the force acting on the iron particle because of magnetic field will be given by this equation, and the drag force is given by the Stokes equation. And you can write the equation of motion, which will be the force, inertial force, that will be equal to magnetic force minus the drag force. But actually inertial force is very small because these particles are very small, so you can ignore them, and therefore magnetic field and the drag force is almost the same. So if we equate these two, that means the 6 pi eta r x dot and fm, then we can derive x dot in terms of B, and B is actually proportional to current. So it turns out that the speed of the particles when you apply magnetic field will be almost proportional to the current. And we actually did this experiment where we found that as we change the current in the coil, the speed varies almost linearly. Okay, so now we use this technology for moving the cells, and I'll show you the result. See, for now, you can see here that we do image processing to detect where the cell and where the robot is, and from those locations we then find out how the cells should move, how the robot should move in order to move the cells. So if the suppose this is where the goal is and the cell has to be taken to this place and the robot is misaligned, then first thing is that it should align. So this is how it should move. Okay, now if it has to move like this, then accordingly what current should be produced in the electromagnets, that has to be calculated, and that is what we write algorithms for. And if these are aligned, then the robot will move in the direction of the goal. Okay. So this is our overall experimental setup. These are the 4 coils that I showed you, right? And in between of this, we put the sample, and inside that sample, there is a drop of water or liquid. And in that, there is a cell, and there are cells and there are iron particles. In order to change the current in these coils, we have developed this uh, controller, and the controller gets the signal from this computer, and to generate that signal, the code that we have written processes the image obtained from this. So ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो जो भी देखता है वो उसको हम प्रोसेस करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, उससे हम पता करते हैं कि कितना करंट इसमें होना चाहिए, और इससे ये करंट चेंज होता है जिससे वो पार्टिकल मूव करते हैं। तो ये ओवरऑल स्कीम है उसका। अब देखिए आपको उसका रिजल्ट दिखाते हैं। अगर ये जो माइक्रो रोबोट है, ये ब्लैक कलर की चीज, वो सेल को गोल तक कैसे पहुंचाएगी, उसके लिए करंट्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉइल में वो हम ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे पार्टिकल को, सेल को पुश करके गोल तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत क्राउडेड सीन है जिसमें और भी दूसरे सेल्स हैं, और इस सेल को, ये जो रोबोट, ये ब्लैक कलर आयरन पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो इस सेल को गोल तक पहुंचाएगा पुश करके। Okay, so you know, here the main contribution is that we can use any convex shaped micro robot for moving the cells, and these micro robots can push any size and shape of cells actually. So that is the advantage of our system, and we use image guided automation here, so which is again which again gives us lot of capabilities.
in addition to this micro robotics, there is this another work that we are doing in our lab. You know, we have lots of garbage that is being produced in our households every day, and all this waste get mixed up, and this waste uh, is thrown, you know, the trucks collect it and it is thrown outside the city, and then people go into this waste to collect useful recyclable materials like metals, glass, plastic, etc., right? And they sell it to the kabadi walas. So people have to actually go into this garbage, which is kind of very dangerous for their health. So we have thought about developing a robotic system where we bring all the mixed waste on the conveyor, and then we use thermal imaging based identification of different types of materials, and then finally moving all those identified items or useful materials into required bins. Okay, so here you can see prototype implementation of that. So we have this mixed garbage, and the robot will actually identify different variety of materials like plastic, iron, aluminum, wood into different bins. Okay, so that is one research, and then we have this kind of robots that we develop in our lab, like this alligator inspired robot, which is robot inspired from how alligator moves. So this is designed and developed in our lab. You can see that how it can move like an alligator. This is a stair climbing robot where this robot is climbing the stairs. It has 4 legs, and every leg has 3 joints or 3 degrees of freedom. So in all, it has 12 degrees of freedom. So using this 12 degree of freedom robot, we can climb the stairs. This is another fish inspired robot where, you know, this head contains all the controller and batteries, and this tail is a shape memory alloy actuated propeller, which flaps just like a fish tail, and it is generating propulsion for making this robot move. Okay, so right. Yeah, so and then this is a serpentine robot. As you can see, this is also an underwater robot which can take different turns. It can also go through stated waypoints. As you can see, it is going through these desired waypoints. Okay, so thank you. If there are any questions, I'll take them. Are there any questions? Anyone have any questions you can ask
and sir will respond. So if anyone have any questions, please ask. Okay, if no questions, then thank you. So, sorry, sir, for initial disruption and issues due to network issue here, and also No problem, no sir was problem. That's all disconnected, right. so he did not Yeah, get to you. So sorry for that. right. And, so we are very much thankful. We had given us time and shared your knowledge about the robotics. So we are very much thankful, sir. So now, officially, event is going to end. So Mhm. you may all in the means left out, and officially it's going to end the sessions. I think there are one or two questions Yes, sir. in the chat box. In the box. chat box. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So maybe in 5 minutes, I would like to address some of them. Okay. No, I sir, did yes, not notice. I'm just noticing it. Huh? Do you yes, want me to address them or no? yes, sir. You can address, but if you find any questions, you can address that. Yeah, we have. Okay, let me just see. Restrict person what is the requirement to make a robot? So one question is, what is the requirement to make a robot? So requirement means what? There are different steps while making a robot. First of all, you have to know that what you want the robot to do. So for example, if you want to make an underwater robot, right, then you have to know whether you want that robot to dive deep or you want to make it swim on the surface of water. If you want to make it dive deep into the water, then you have to design a robot which has negative buoyancy. That means its weight should be more than the buoyant force. Okay. And that's how you have to design the structure of the robot. And if it has to go down, then it will just go down by its own weight. But if it has to come up, then it will use its propellers, or it will use some other mechanism to come up, right? Similarly, if you are trying to make a robot that should run on sand, then the robot should have, you cannot make a wheeled robot in that case, because wheel will get stuck in the sand. So you have to use a robot which doesn't get stuck on the sand. So you can copy the structure of a rattlesnake, for example, right, which can easily move on the sand. So the first step to make the robot is to identify what you want the robot to do, and then decide the structure of the robot. After that, you have to decide what kind of actuators you will use, what type of motors you will use, what type of design you will use. So how many joints will be there, what type of joints, whether there will be revolute joint, whether there will be prismatic joint, and so on and so forth, right? So it's a big area. For those who are interested, they can read the book called Autonomous Mobile Robotics by Sigwart and Nurbaksh. Autonomous Mobile Robotics by Sigwart and Nurbaksh. So that is a good book to read. And then let's take another. If there are, yeah, I think there was only one question of that kind. Others are just thank you and all. Okay, so you can formally end it, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So now officially it's going to close. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you.